हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत के पार्ट 7 को डिस्कस करने जा रहा हूं हिंदी माध्यम में, जिसमें प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर आधारित VVI आंकिक प्रश्नों न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो कि 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के अलावा नीट तथा IIT JEE में भी इस ढंग के प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। प्रॉब्लम नंबर 1 है, किसी चालक तार की लंबाई को दुगना खींचने पर उसका नया प्रतिरोध क्या होगा यदि उस चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध 16 ओम है। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसे प्रायः सभी 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में इस ढंग के प्रॉब्लम्स को पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में भी, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले प्रतिरोध का सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। प्रतिरोध और लंबाई में प्रतिरोध को, किसी चालक तार के प्रतिरोध को उसकी लंबाई से संबंधित रिलेट करने वाले सूत्र का उपयोग करना होगा, और वह सूत्र है R = ρL/A, जहाँ रो क्या है, चालक तार की प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। L चालक तार की लंबाई है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है, चालक तार का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। हम जानते हैं कि जब चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, यहाँ तो इस प्रॉब्लम में चालक तार की लंबाई को दोगुना खींचना है, उसे दुगना कर देना है। अगर L लेंथ है, प्रारंभिक लंबाई अगर L मान लिया जाए, तो लंबाई दोगुनी करने पर उसका नया लेंथ हो जाएगा L2 = 2L, या L2 = 2L1 अगर प्रारंभिक चालक तार की प्रारंभिक लंबाई को L1 माना जाए। लेकिन चूँकि तार की लंबाई को अगर दोगुना करेंगे तो उसका तार क्या होगा, पतला होगा, उसका एरिया घटेगा। तो अब यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाता है, दो चर राशि, एक चर राशियाँ हो जाती हैं, एक लंबाई और एक एरिया। प्रतिरोधकता तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो तो नियत होगी, वह लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता उसकी ज्यामिति, मतलब उसका आकार, लंबाई या एरिया पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो रो तो कांस्टेंट है, लेकिन ए चेंज होगा। तो इसे हम ऐसा करें कि केवल एक ही वेरिएबल रहे, मतलब दो कांस्टेंट हमको आ जाए, एक प्रतिरोधकता है और एरिया को भी, एरिया तो कांस्टेंट है नहीं, चालक तार की लंबाई दोगुनी की जाएगी तो उसका एरिया घटेगा, चालक तार पतला होगा, त्रिज्या भी घटेगी। तो यहाँ दोनों परिवर्तित हो रहा है। तो एक चीज़ केवल परिवर्तित हो, लेंथ, मतलब प्रतिरोध को लेंथ, यहाँ प्रॉब्लम में प्रतिरोध को लेंथ से रिलेटेड है। चालक तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो लेंथ में ही परिवर्तन देखा जाए, लेंथ में परिवर्तन से प्रतिरोध में परिवर्तन हमको मालूम करने के लिए अब प्रतिरोध के अलावा एरिया को भी अब हम दूसरा कांस्टेंट अगर यहाँ पर ऑब्टेन कर लें तो केवल R का प्रतिरोध का लंबाई के साथ ही वेरिएशन रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर, अंश तथा हर में, दाएं पक्ष में RHS में L से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो न्यूमरेटर में अंश में किया जाएगा L से मल्टीप्लाई, तो ρL² हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हर में A × L, दैट इज ρL² एरिया इंटू लेंथ। A क्या है, चालक तार का क्षेत्रफल है, L लंबाई है, मतलब एरिया इंटू लेंथ इज द, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, चालक तार का आयतन होगा, और चालक तार का आयतन यहाँ नियत होगा। भले ही लंबाई दोगुनी हो जाए, एरिया चालक तार का घटेगा, लेकिन चालक तार के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसे A × L को क्या लिखा जाए, V लिखा जाए, जो कि चालक तार का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एरिया इंटू लेंथ, क्षेत्रफल चालक तार का क्षेत्रफल गुने लंबाई, चालक तार का आयतन हो गया। अब यहाँ V भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है। अब दोनों कांस्टेंट है, इस फार्मूला में 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म अब कांस्टेंट हो गया। तो अब काफ़ी आसान हो गया। अब प्रतिरोध का केवल L² के साथ लंबाई के में परिवर्तन के अनुसार प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, बाकी दो चीज़ कांस्टेंट हो गया, रो तथा भी। देयरफॉर अब इसे लिखा जा सकता है R समानुपाती
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोधकता, चालक तार की प्रतिरोधकता क्या है, रेजिस्टिविटी रो एवं चालक तार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दोनों नियत है, कांस्टेंट है। अब दोनों कांस्टेंट हो गया तो आर वैरीज एज क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो इसलिए अब हम इसे अब चूंकि हमारा नया तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करना है, अगर चालक तार की लंबाई को दोगुनी कर दी जाए, तो अगर चालक तार की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई इनिशियल ओरिजिनल लेंथ L1 है, और उस स्थिति में प्रतिरोध चालक तार का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर R1 है, और जब लेंथ को दोगुना कर दिया गया, मतलब L1 की जगह L2 मतलब 2L कर दिया गया, 2L1 हो गया, L2 = 2L1। अगर शुरू का लेंथ L है तो नया लेंथ कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, तो उसका नया प्रतिरोध चालक तार का R2 हो जाता है। तो इस संबंध को क्या लिखा जा सकता है, R समानुपाती L स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है R = रो अपॉन भी क्या हो गया, K हो गया, कांस्टेंट है, तो रो अपॉन भी को K मान लिया जाए तो K × L स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि अगर चालक तार का प्रतिरोध L1, ये चालक तार की लंबाई L1 है, तो उसका प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो R1 लिखा जा सकता है K × L1 स्क्वायर। एवं जब चालक तार की लंबाई परिवर्तित हो गई, तो अब लंबाई L2 है, जो कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में दोगुना है, तो R2 = K × उस लंबाई को, परिवर्तित लंबाई को L2 मान लिया जाए, और बाद में L2 = 2L1 हम यूज करेंगे, पुट करेंगे। तो अब जब चालक तार को खींचने पर उसकी लंबाई अब L2 हो गई, नई लंबाई, तो नया प्रतिरोध R2 हो गया। तो इस रिलेशन से जो हमने ऑब्टेन किया, R = ρ/v × L स्क्वायर, दैट इज R = यहीं पर लिखा जा सकता है K × L स्क्वायर, जहाँ रो चालक की प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एंड भी क्या है, चालक तार का आयतन है। लंबाई में परिवर्तन के बाद भी, लंबाई वृद्धि के बाद भी, लंबाई में इंक्रीज होने के बाद भी आयतन उसका नियत रहेगा, क्योंकि लंबाई बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट, क्षेत्रफल गुने लंबाई, नियत होगा। एरिया × लेंथ, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट ρ/v को K मान लिया गया। तो R = K × L स्क्वायर, इसलिए R सीधा समानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने रिलेशन ले आए थे, यहाँ पर दोनों, मतलब प्रारंभिक लंबाई L1 है तो प्रतिरोध R1 है, तो R1 = K × L1 स्क्वायर, इस रिलेशन से लिखा जा सकता है। और लंबाई L2 हो गया, तो नया प्रतिरोध R2, तो R2 = K × L2 स्क्वायर। देयरफॉर R2/R1 = K × L2 स्क्वायर अपॉन K × L1 स्क्वायर, दैट इज K से K कैंसिल हो गया। तो इस रिलेशन से हमें क्या ऑब्टेन हो गया, R2/R1 = L2 स्क्वायर अपॉन L1 का होल स्क्वायर, दैट इज L2/L1 का होल स्क्वायर। और अगर R1 मालूम है, जैसा कि इस प्रॉब्लम में है, तो R2 अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए सूत्र हो गया यह R2/R1 = L2/L1 का होल स्क्वायर। सिंस चालक तार का प्रतिरोध R सीधा समानुपाती है, ये समानुपाती का चिन्ह है, वैरीज एज, जिसे अंग्रेजी में वैरीज एज कहा जाता है, तो R वैरीज एज L का स्क्वायर। देयरफॉर R2 इस रिलेशन से हमने ऑब्टेन किया R2/R1 = L2 स्क्वायर L1 स्क्वायर, दैट इज L2/L1, दोनों का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, तो L2/L1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। एंड दिस इज रिलेशन, दिस इज R वैरीज एज L स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा प्रश्न से, इस प्रॉब्लम में प्रश्न से कितना है, प्रारंभिक प्रतिरोध चालक तार का कितना है, 16 ओम है, लंबाई कितनी कर दी गई, प्रश्न से फ्रॉम द डाटा वी हैव क्या है, R1 चालक तार का ओरिजिनल प्रतिरोध कितना है, 16 ओम है, और R2 मालूम करना है, नया प्रतिरोध क्या होगा यह मालूम करना है। शुरू की लंबाई कितनी है, L1 है, प्रारंभिक लंबाई L1 को अगर L मान लिया जाए, तो न्यू लेंथ कितना होगा, चालक की लंबाई को दोगुनी करने पर 2L1 का मतलब क्या हो गया, 2L। अब इसमें पुट कर दिया जाए L2/L1, चूँकि हमारा रिलेशन है R2/R1 = L2/L1 का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू पुट दिज टर्म्स। अब हमें पुट करना है इन सारे चीज़ों को जो दिया है, R1 16 ओम, R2 मालूम करना है, L1 L सब माना है, L2 = 2L1, दैट इज 2L। तो समीकरण एक में रखा जाए तो R2/R1 कितना है, 16 ओम है, इक्वल्स टू L2/L1। L2 कितना हो गया, L1 अगर प्रारंभिक लंबाई को L मान लिया जाए और नई लंबाई L2 = 2L1, दैट इज L2 = 2L1 अपॉन प्रारंभिक लंबाई L1 है, जिसे L भी माना जा सकता है, का होल स्क्वायर हो गया, L1 से L1 कैंसिल हो गया, दैट इज R1 = 16 × 2 स्क्वायर, दैट इज 16 × 4, दैट इज 64 ओम। चालक तार का नया प्रतिरोध हो गया कितना, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना हो गया, 64 ओम। आंसर R2 = ये हो गया, R2 = 64 ओम नया प्रतिरोध हो गया चालक तार का। अगर चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो चालक तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, R2 = 64 ओम।
न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R2 इक्वल टू 64 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को शॉर्टकट ढंग से भी किया जा सकता है काफ़ी आसानी से, या रेडीमेड टेक्निक कहें या रेडीमेड फार्मूला कहें, तो रेडीमेड फार्मूला भी इसी से ऑब्टेन हो रहा है, हो सकता है। R2/R1 इक्वल टू, जो हमारा रिजल्ट यहाँ आया है, R2 इक्वल टू 16 इंटू 2 स्क्वायर। 2 क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स से उस चालक तार की लंबाई को बढ़ाया गया है। तो अगर 2 की जगह 3 कर देंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, तब कितना आंसर हो जाएगा? 16 इंटू 9 दैट इज 144 ओम। तो इसी रिजल्ट से हमें R2 इक्वल टू 16 इंटू R2 स्क्वायर, इससे एक रेडीमेड टेक्निक और रेडीमेड फार्मूला ऑब्टेन, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, जिसे शॉर्टकट में काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। R2 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर। 2 की जगह क्या कर लिख दिया जाए? n लिख दिया जाए। अब चालक तार की लंबाई को दोगुना करेंगे, खींच करके दोगुना बढ़ाएंगे तो n की जगह 2 हो गया। अगर उसको तिगुना करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे चालक की लंबाई को, तो n की जगह 3 कर देंगे। R1 चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध है, ओरिजिनल लेंथ है। तो इससे किसी भी मतलब n का वैल्यू, मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, जितना भी बढ़ाएंगे तो n का वैल्यू चेंज केवल होगा और प्रतिरोध का मान, प्रारंभिक मान दिया रहेगा। तो इस फार्मूला से R2 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, और ये एक रेडीमेड टेक्निक हो गया, शॉर्टकट फार्मूला हो गया इसको, इस ढंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर रेजिस्टेंस 12 ओम होता, बहुत सारी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अगर 12 ओम प्रतिरोध के चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा? R1 उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अब R1 इक्वल टू, यहाँ 12 ओम है, यहाँ तो 16 ओम प्रॉब्लम में था, तो 64 ओम हो गया चालक तार का नया प्रतिरोध। अगर R1 की जगह प्रारंभिक चालक तार का प्रतिरोध 16 ओम की जगह 12 ओम हो, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। और चालक तार का कितना प्रतिरोध किया गया है? दोगुना। तो n इक्वल टू कितना हो गया? n का मतलब है जितना गुना उसको, जितने टाइम से उसको तार को खींचा गया है, तो n इक्वल टू 2 हो गया। देयरफॉर R2 इक्वल टू n हो, ये R1 इक्वल टू 12 इंटू n इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 48 ओम। आंसर, ये चालक तार का नया प्रतिरोध होगा, R2 इक्वल टू 48 ओम। यदि चालक तार की प्रारंभिक लंबाई 12 ओम है और उस चालक की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया गया, तो चालक तार का नया प्रतिरोध कितना हो गया? 48 ओम। मैंने 4 टाइम से इंक्रीज कर गया यहाँ, डबल करने से, जैसे कि 16 ओम था इसी प्रॉब्लम में। ये अभी जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, 16 ओम चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध था, उसकी लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया गया, तो चालक तार का नया प्रतिरोध हम लोगों ने ऑब्टेन किया था 64 ओम। लेकिन इसी प्रॉब्लम को केवल इसका प्रतिरोध का प्रारंभिक मान को चेंज कर, डाटा को चेंज करके 12वीं बोर्ड के बहुत से स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में 16 ओम की जगह 12 ओम था। तो उस सिचुएशन में इस फार्मूला से, जो शॉर्टकट टेक्निक है या रेडीमेड टेक्निक है या शॉर्टकट फार्मूला है, उसकी हेल्प से R2 इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर, तो n का मतलब है कितने टाइम से कितना गुना तार की लंबाई को बढ़ाया गया, तो 2 गुना, तो n की जगह 2 कर दिए, R1 की जगह 12 ओम कर दिए। चाहे इस प्रॉब्लम में भी यहाँ 16 की जगह 12 कर देंगे, तो 12 इंटू 2 स्क्वायर, चूँकि चालक तार को दोगुना खींचा गया है, तो 12 इंटू 4 दैट इज 48 ओम। उस फार्मूला से भी होगा, और यहाँ पर रेडीमेड टेक्निक से भी ये, या शॉर्टकट फार्मूला से भी ये R2 इक्वल टू 48 ओम। इसी ढंग से R1 का वैल्यू चेंज हो सकता है और n का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। चालक तार की लंबाई 3 टाइम तिगुनी, 4 टाइम चौगुनी, है ना, 5 टाइम 5 गुनी हो सकती है। लेकिन इस फार्मूला से R2 इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर से हम काफ़ी शॉर्टकट, काफ़ी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमने जो प्रतिरोध का लेंथ के साथ जो वेरिएशन R वेरी या L स्क्वायर, इसका यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड VVI प्रॉब्लम, प्रतिरोध पर आधारित, रेजिस्टेंस पर आधारित। किसी चालक तार की लंबाई में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 1%। इंग्लिश मीडियम में भी इस प्रॉब्लम को मैंने बताया, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी आसानी से इस वीडियो को वॉच कर सकें। इसे 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक कैलकुलस मेथड है और दूसरा
प्रतिरोध का लंबाई से प्रतिरोध एवं लंबाई के बीच जो फार्मूला था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और जब उसे आयतन के रूप में व्यक्त किया जाए तो R इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई भी, तो उसके रूप में भी उस फार्मूला के हेल्प से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले मैं इसे कैलकुलस मेथड से सॉल्व करता हूं और उसके बाद फार्मूला के हेल्प से। हालांकि कैलकुलस मेथड में भी वही फार्मूला यूज होगा, R इक्वल टू रो बाई भी इंटू एल स्क्वायर, लेकिन कैलकुलस का यूज होगा। तो प्रतिरोध का लंबाई के साथ प्रतिरोध चालक तार का प्रतिरोध को उसकी लंबाई से संबंधित करने वाला सूत्र है R इक्वल टू रो अपॉन भी इंटू एल स्क्वायर, जहाँ रो चालक की प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, तथा भी चालक तार का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ द वायर। एल क्या है? चालक की लंबाई है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है? चालक तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। दैट इज वी हैव आर इक्वल टू रो बाई भी इंटू एल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। समीकरण 1 को दोनों डिफ्रेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर, तो दोनों ओर अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? डी आर ऑन डिफ्रेंशिएशन, दोनों ओर अवकलन करने पर समीकरण 1 के दोनों ओर आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी आर इक्वल टू रो बाई भी क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रो बाई भी, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसमें, जबकि डिफ्रेंशिएशन का मतलब है चेंज से, डिफ्रेंशिएशन का अर्थ होता है, अवकलन का अर्थ होता है चेंज, परिवर्तन। तो यहाँ रो बाई भी दोनों कांस्टेंट है, प्रतिरोधकता भी कांस्टेंट है, आयतन भी कांस्टेंट है, तो दोनों का अनुपात भी कांस्टेंट होगा। तो रो बाई भी में कोई चेंज नहीं होगा, उसको वैसे ही हम लिखेंगे। और एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2l। डिफ्रेंशिएशन सूत्र होता है फार्मूला डी ऑफ एक्स एन इक्वल टू होता है एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन है, पूर्ण अवकलन है, तो इसलिए डी एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर का हो जाएगा कितना? एल स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू एल। एल स्क्वायर का हो जाएगा कितना? 2 इंटू एल, 2 माइनस 1, डी एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है? चालक की लंबाई है। यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है? एल है, और एन के जगह पर क्या है? पावर 2 है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल का पावर डी ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एल टू द पावर 2 इक्वल टू 2, फॉर्मूला यूज करें 2l 2 माइनस 1 इंटू डी एल। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया? 2l, और फिर एल का डी एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर, चूँकि चेंज हमको मालूम करना है, प्रतिशत चेंज कितना है प्रतिरोध में, वह मालूम करना है। तो डिवाइडिंग 2/1, 2 में 1 से भाग दिया जाए, फ्रॉम 2/1, फ्रॉम इक्वेशन 2/1, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो फ्रॉम 2/1 वी हैव डी आर अपॉन आर। समीकरण 2 को ऊपर में रखना होगा न्यूमरेटर में, डी आर अपॉन आर, डी आर बटा आर इक्वल टू रो बाई भी मल्टीप्लाइड बाई 2l डी एल अपॉन, अब समीकरण 1 का RHS दायां पक्ष, रो बाई भी मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर। रो बाई भी कैंसिल हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ एल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है? एल स्क्वायर है, एक पावर कैंसिल हो गया, एल बचा, तो कितना बचा? एल बचा, एल का एक पावर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, हर में, तो डी आर बाई आर इक्वल टू डी एल अपॉन एल, डी एल सॉरी एंड 2 भी फैक्टर है यहाँ पर, 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो डेट इज 2 इंटू डी एल अपॉन एल। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया? प्रतिरोध में जो चेंज होगा वह डी आर बाई आर इक्वल टू 2 इंटू डी एल बाई एल। और यह फार्मूला हमारा ये रेडीमेड टेक्निक है, डी आर बाई आर, जो कि प्रतिरोध में परिवर्तन है, डी आर बाई आर इक्वल टू 2 इंटू डी एल बाई आर, ये लंबाई में परिवर्तन है। अब चूंकि ये लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन दिया है कितना? डी एल बाई 1, डी एल बाई एल कितना हो गया? अब प्रतिशत के रूप में है, तो इसे हम क्या करेंगे? ये समीकरण इक्वेशन नंबर 3 है, प्रतिशत में करना है, तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? डी आर बाई आर इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो राइट हैंड साइड में भी 2 इंटू, अब लंबाई में परिवर्तन है प्रतिशत, तो डी एल बाई एल इंटू 100। देयरफॉर प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, चूँकि लंबाई बढ़ने पर, चूँकि लंबाई, ये प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती है, लंबाई के वर्ग का समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रतिरोध
लेंथ के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी होगा। तो यहाँ जो परिवर्तन है प्रतिरोध में वह वृद्धि के रूप में, इंक्रीज के रूप में है। तो DR/R इंटू 100% क्या हो गया, चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, इसलिए लिखा जा सकता है चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, चालक के जो कि DR/R इंटू 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि DR/R इंटू 100 है, में प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज DR/R इंटू 100 इजकल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई DL/L कितना है, प्रतिशत वृद्धि कितना है, DL/L इंटू 100 क्या है, चालक की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि है, इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो कि कितना है 1% है। DL/L इंटू 100 का वैल्यू कितना है 1%, माने लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, तो DL/L इंटू 100 की जगह कितना देंगे 1%, कितना हो गया 2%। DR/R इंटू 100 इजकल टू जो कि प्रतिरोध के चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया 2% आंसर। तो ये एक रेडीमेड फार्मूला के रूप में भी ट्रीट हो सकता है, DR/R इंटू 100 इजकल टू 2 इंटू DL/L इंटू 100। तो प्रतिशत वृद्धि अगर लंबाई में जितनी गुनी प्रतिशत वृद्धि है उतना, जितना भी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि का वैल्यू जो भी होगा तो उसका 2 टाइम्स ये हो जाएगा, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर 2 टाइम्स 2 गुना लंबाई में प्रतिशत वृद्धि। अगर यहाँ तो हमारा प्रॉब्लम में लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कितना है 1% है, अगर लंबाई में प्रतिशत वृद्धि 3% होता तो प्रतिरोध में वृद्धि कितना हो जाता 2 इंटू 3% दैट इज 6%। लंबाई में अगर 10% की वृद्धि होता, कुछ 12th स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि जैसे यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि चालक तार की लंबाई में 10%, अतः जब प्रॉब्लम में चालक की लंबाई में वृद्धि 1% की जगह 10% हो जाए तो उसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी, तो एक की जगह पर क्या कर देंगे वहाँ पर 10 कर देंगे, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 दैट इज 20%। तो वह प्रॉब्लम पर निर्भर होगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि, कितना परसेंटेज इंक्रीज लेंथ में होता है, तो उस के अनुसार ही इस फार्मूला के हेल्प से, इस रेडीमेड फार्मूला के हेल्प से जो कि लास्ट में हमने ऑब्टेन किया, तो इसके हेल्प से आसानी से हम चालक के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं। DR/R इंटू 100 इजकल टू 2 इंटू DL/L इंटू 100। मतलब चालक की लंबाई में जितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, जितना परसेंट इंक्रीज होगा कंडक्टर के लेंथ में, चालक की लंबाई में, तो उसका दुगना हो जाएगा चालक के, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा उस चालक कंडक्टर के प्रतिरोध रेजिस्टेंस में वृद्धि इंक्रीज। चालक की लंबाई में जितनी वृद्धि होगी, जितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, उसका दुगना 2 टाइम्स इंक्रीज होगा चालक के प्रतिरोध में, उतना प्रतिशत वृद्धि होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा, दुगना परसेंटेज इंक्रीज होगा चालक के प्रतिरोध में। जैसा कि अगर चालक की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है तो उसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि आ गई 2 इंटू 10% दैट इज 20%। अब प्रॉब्लम 2 को सेकेंड मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है जो विदाउट कैलकुलस मेथड होगा। फर्स्ट मेथड तो कैलकुलस मेथड से था, हेल्प से था, लेकिन फार्मूला वही यूज होगा क्योंकि वायर का जो प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध, वह R समानुपाती होता है L² के, जो कि हमने देखा R इजकल टू ρ/V इंटू L²। प्रतिरोध और लंबाई के बीच का यह रिलेशन है, सूत्र है R इजकल टू ρ/V इंटू L², जो कि ρ और V दोनों, ρ चालक की प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, और V चालक का वॉल्यूम है जो कि आयतन है, जो कि चालक तार की लंबाई को बढ़ाने के बाद भी अपरिवर्तित रहता है। तो दोनों कांस्टेंट है, इसलिए ρ/V इजकल टू K, तो R इजकल टू K इंटू लिखा जा सकता है K इंटू L², R इजकल टू K इंटू L², R इजकल टू K इंटू L², देयरफॉर R समानुपाती L², R वेरीज एज L²। तो इससे रिजल्ट हमारा क्या ऑब्टेन हुआ था, R2/R1 इजकल टू, यहाँ R2 है तो यहाँ L2 हो जाएगा, L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर, L2² दैट इज L2/L1 का होल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। ये R1 और R2, चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध R1 और चालक का नया प्रतिरोध R2 के बीच में रिलेशन है, और इसके हेल्प से हम सेकेंड मेथड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने कर लिया जो कैलकुलस मेथड था, और यहाँ पर विदाउट कैलकुलस मेथड, बिना कैलकुलस मेथड के प्रतिरोध और लंबाई के बीच में जो रिलेशन है उसका यूज करके हम ऑब्टेन कर रहे हैं। अब L2 कितना है, अब प्रॉब्लम में क्या है
इसे इक्वेशन ए मान लिया जाए। अब चूंकि ओरिजिनल लेंथ अगर सपोज किया जाए L1 है चालक तार का, तो L2 कितना है? L2 क्या है? चालक तार की लंबाई में 1% की वृद्धि की जाए, 1% का इंक्रीज किया जाए, तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा? L2 इजकल टू L1 तो ओरिजिनल लेंथ है ही, प्लस L1 में ही L1 का मतलब प्रारंभिक चालक की प्रारंभिक लंबाई ओरिजिनल लेंथ L1 का ही 1% इंक्रीज होगा, तो L1 मल्टीप्लाइड बाई 1%, दैट इज 1/100। तो ये कितना हो गया? L2 इजकल टू नई लंबाई है, ये चालक की नई लंबाई है, L2 इजकल टू L1 प्रारंभिक लंबाई है माना इसका, और फिर उसमें प्रारंभिक लंबाई में कितना इंक्रीज हुआ है? 1% का, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ जो होगा नई लंबाई हो जाएगी, कुल लंबाई, वह L2 इजकल टू L1 प्रारंभिक लंबाई या प्लस प्रारंभिक लंबाई में 1% इंक्रीज कर गया, L1 इंटू 1%, दैट इज L1 इंटू 1/100, दैट इज L1 प्लस L1/100, दैट इज LCM लेने के बाद 101/100 L1, 100 LCM हो जाएगा, तो 100 L1 प्लस L1/100, दैट इज 101/100 L1। दिस इज इक्वेशन नंबर बी सपोज किया जाए यहाँ। अब चालक तार के क्या हम निकालना क्या है? चालक तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1/R1, प्रतिशत अनुपातिक वृद्धि हो गया, R2 माइनस R1/R1 इंटू 100% है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, परसेंटेज के रूप में आएगा, इजकल टू अब RHS में भी क्या हो जाएगा? R2/R1 माइनस R1 इंटू 100 प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो अब R2/R1 इसे लिखा जा सकता है R2/R1 R2/R1 माइनस R1/R1, अलग अलग कर दिया जाए, R2/R1 माइनस R1/R1, दैट इज R1/R1 कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म में 1 इंटू 100% प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो अब R2/R1 कितना आ गया हमारा? R2/R1 यहाँ रिलेशन है L2/L1 का होल स्क्वायर, R2/R1 के जगह कितना लिख देंगे? अब इक्वेशन ए में है L2/L1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ दे दिया जाए R2/R1 की जगह L2/L1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100% प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो अब L2/L1 का वैल्यू कितना है? L2/L1 इज 101/100 इंटू L1, इक्वेशन बी से हमने सपोज किया है, L2 के जगह रखा जाए 101/100 L1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या है? L2/L1 है, तो L2 का वैल्यू हमने रख दिया 101, 101/100 L1 अपॉन L1, डिनोमिनेटर में जो टर्म है L1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100% के रूप में आया। प्रतिशत वृद्धि, ये प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत अनुपातिक वृद्धि, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस R2 माइनस R1/R1 इंटू 100%। अब L1 से L1 ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 101/100, दैट इज 101/100, दैट इज 1.01 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100% के रूप में लाना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 101 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 101 इंटू 1.01, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.02 नियरली, राउंड ऑफ करने के बाद 1.02 माइनस 1 इंटू 100%, दैट इज 1.02 माइनस 1, 1.02 में 1 को माइनस कर लिए, घटा लिए, तो कितना होगा? 0.02 इंटू 100%, दैट इज 0.02 को लिखा जा सकता है 2/100 इंटू 100, दैट इज कितना बचा? 100 से 100 कर गया 2%, तो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि कितनी आ गई? 2% आंसर। तो सेकेंड मेथड से भी हमने बिना कैलकुलस मेथड के भी सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर लिया, सूत्र से, डायरेक्ट फार्मूला से, प्रतिरोध और लंबाई के बीच का सूत्र के फार्मूला के हेल्प से प्रतिरोध तथा चालक का प्रतिरोध तथा लंबाई को संबंधित करने वाला सूत्र R वेरीज एज L² और R इजकल टू रो अपॉन V L² के हेल्प से बिना कैलकुलस मेथड के ही सेकेंड मेथड से भी हमने उतना ही उत्तर प्राप्त किया, उतना ही सॉल्यूशन प्राप्त, उतना ही रिजल्ट प्राप्त किया 2%, जो कि चालक तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि है अगर उसकी लंबाई में 1% की वृद्धि की जाए तो। अब प्रॉब्लम 3, इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम, यह एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। 10 ओम प्रतिरोध के चालक तार को 5 बराबर भागों में विभक्त कर तथा उन्हें पुनः एक साथ मिलाकर, एक साथ ऐंठ कर, ट्विस्ट कर एक मोटा तार, एक थिक वायर प्राप्त किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उस मोटे तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम is divided equally into 5 parts, and then
all 5 parts are twisted to recast in the form of a thick wire, what will be the resistance of the thick wire? अंग्रेजी में भी, इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको भी हम लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक रेडीमेड टेक्निक, रेडीमेड फार्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से काफ़ी जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ओरिजिनल प्रतिरोध चालक तार का R1 सपोज कर लिया जाए, इसको R1 सपोज करते हैं उस प्रतिरोध को जिसका वैल्यू दिया है 10 ओम, और ओरिजिनल लेंथ उस समय प्रारंभिक लंबाई चालक तार की वह कितनी है, L1 है। तो अब उसको 5 बराबर भाग में विभक्त करना है, मतलब n इक्वल टू कितना है, पार्ट है 5, बराबर भागों की संख्या, इक्वल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, उस वायर का 5 बराबर भाग है तो n इक्वल टू 5 है। R2 हमको मालूम करना है जो कि मोटे तार का प्रतिरोध है, तो R2 हमें मालूम करना है। प्रतिरोध और लंबाई के बीच, प्रतिरोध को लंबाई से संबंधित करने वाला चालक तार का, तो वह फार्मूला हम जानते हैं। फार्मूला क्या है, R इक्वल टू रो अपॉन भी, वही फार्मूला जो हमने सेकेंड प्रॉब्लम में यूज किया, R इक्वल टू रो बाई वी एल स्क्वायर, दैट इज R वेरी एल स्क्वायर। और इससे क्या रिलेशन ऑब्टेन हुआ था, R2 बाई R1 इक्वल टू L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, दैट इज L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला से ही रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ, R इक्वल टू रो बाई वी इंटू एल स्क्वायर फार्मूला से, दैट इज R चालक का प्रतिरोध लंबाई के वर्ग का समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ। तो R वेरी एज एल स्क्वायर, देयरफॉर R2 बाई R1, इसलिए R2 बाई R1 इक्वल टू L2 बाई L1 का स्क्वायर। यहाँ भी यूज किया जाए, R2 बाई R1 इक्वल टू L2 स्क्वायर बाई L1 स्क्वायर, दैट इज L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम में है कि चालक तार को, जो कंडक्टिंग वायर है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर उसे एक साथ मिला करके, उसे ट्विस्ट करके एक थिक वायर, मोटा तार कंस्ट्रक्ट करना है। तो उस मोटे तार, जो नया तार होगा अब, उसका प्रतिरोध क्या होगा। जो ओरिजिनल वायर है, प्रारंभिक चालक तार है, उसको 5 बराबर भाग में बांट दिया गया, अलग कर दिया गया और फिर उसे एक साथ मिलाकर, उसे ट्विस्ट कर ऐंठ करके, उन 5 भागों को ऐंठ करके एक साथ मिला करके, ट्विस्ट करके एक थिक वायर, एक मोटा तार, चालक तार कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अब नए तार का मतलब उस मोटे चालक तार का क्या प्रतिरोध होगा, उस थिक वायर का क्या रेजिस्टेंस होगा, वह मालूम करना है, मतलब R2 मालूम करना है, जबकि R1 दिया है 10 ओम। अब L2 कितना हो गया, L1 बाई 5 पार्ट्स में, इसको 5 टाइम्स नहीं इंक्रीज करना है, एक ही चालक तार को, एक ही कंडक्टिंग वायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसका क्या होगा, L1 बाई L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल वायर है, अब नया जो वायर होगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू L1 बाई 5। तो R2 इक्वल टू क्या हो गया, 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 हो गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो L1 बाई ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल वायर है उसी का 5 पार्ट्स, तो L1 बाई 5 अपॉन L1, दैट इज इंटू L1 होल स्क्वायर। L1 से L1 क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, R2 इक्वल टू R1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तिरछा गुना, तो R2 इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, मतलब 1/5 का स्क्वायर, दैट इज R1 अपॉन 5 स्क्वायर। R2 इक्वल टू R1 इंटू 1/5 स्क्वायर मीन्स R1 अपॉन 5 स्क्वायर। और R1 का वैल्यू कितना है, 10 है, 5 स्क्वायर कितना है, 25 हो जाएगा, 5 स्क्वायर ओम, दैट इज 0.5, 10/25 दैट इज 0.4 ओम आंसर, 0.4 ओम आंसर। स्पष्ट है, क्लियर है कि चालक तार, जब मोटा तार होगा तो मोटा तार का एरिया, थिक वायर का एरिया भी ज़्यादा होता है, और हम जानते हैं फार्मूला से, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वह लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चालक तार मोटा होगा रिकास्ट करने के बाद, 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, तो अब क्या होगा कि उसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर में, न्यूमरेटर में, एरिया डिनोमिनेटर में, हर में। तो एरिया पहले प्रतिरोध कितना था, जब 5 भाग में नहीं बांटा गया था, बराबर बराबर भागों में, पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में उस चालक तार को नहीं डिवाइड किया गया था, प्रतिरोध 10 ओम का था। अब 5 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर से उसे एक साथ मिला करके, एक साथ वुंड कर, ऐंठ कर, जब नया मोटा चालक तार बनाया गया तो प्रतिरोध घट के 0.4 ओम हो गया। मतलब चूंकि चालक का एरिया बढ़ गया, कंडक्टर का एरिया बढ़ गया, तो सूत्र से
आर वेरीज एज 1/a, तो एरिया बढ़ा तो प्रतिरोध का वैल्यू घटेगा 0.4 ओम। और इस प्रॉब्लम को एक रेडीमेड टेक्निक या रेडीमेड या शॉर्टकट फार्मूला से भी हम हल कर सकते हैं, जो कि यहीं से ऑब्टेन हो रहा है। R2 = R1 × 1/5²। 5 क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। कितने हैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम में? 5 इक्वल पार्ट्स है। 10 की जगह 5 किए हैं। तो अगर जनरलाइज कर दिया जाए तो इसे लिखा जा सकता है, इसका एक रेडीमेड फार्मूला क्या होगा? रेडीमेड टेक्निक या रेडीमेड फार्मूला, रेडीमेड टेक्निक इस प्रॉब्लम, इस ढंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होगा? R2 = R1/n²। R2 = R1/n²। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, बराबर भागों की संख्या। चालक तार को जितने भाग में डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, उसकी संख्या है। तो यहाँ पर 5 भाग है तो n = 5 हो गया। अगर यही 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता और उसके बाद फिर से रिकास्ट करके फिर से उसे कंबाइन करके ट्विस्ट करके एक थिक वायर कंस्ट्रक्ट करना होता तो R2 = R1 10 हो जाता और n की जगह 10 हो जाता 10 इक्वल पार्ट्स में। तो 10/10², 10/100, तो उस सिचुएशन में कितना आ जाता? 10/100 का मतलब 1/10 ओम, दैट इज 0.1 ओम। तब रेजिस्टेंस का वैल्यू और घट जाता। तो इस प्रकार नंबर ऑफ, ये रेडीमेड टेक्निक हो गया, रेडीमेड फार्मूला हो गया, शॉर्टकट फार्मूला हो गया। इस ढंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए R2 = R1/n², यहाँ पर 5 की जगह n कर दिए। जनरल मैंने ये जनरल फार्मूला के रूप में यूज होगा। यहाँ तो इस प्रॉब्लम में पार्टिकुलर है कि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो यहाँ n की जगह 3 कर देंगे। 10 पार्ट्स में होगा तो n की जगह 10 कर देंगे। 20 पार्ट्स में होगा तो n की जगह 20 कर देंगे। रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू दिया हो, प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तो दिया है, जैसे यहाँ 10 ओम है। तो हम किसी भी टाइप का, मैंने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस ढंग का, इस फार्मूला से, रेडीमेड टेक्निक से, शॉर्टकट फार्मूला से। R2 = R1/n²। अब इस प्रॉब्लम के साथ ही, जो कि यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसमें जो तीनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स तो यूजुअली पूछे जाते हैं प्रायः जितने भी 12th स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस हैं या CBSE बोर्ड में भी उस ढंग की प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स तो सभी बोर्ड्स की परीक्षाओं में, 12 के जितने भी राज्यों की बोर्ड्स परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाते हैं। उसके अलावा यही नहीं, नीट तथा IIT JEE में भी, तथा इंटरमीडिएट लेवल के जो +2 लेवल के अदर इंट्रेंसेस हैं उसमें भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स, इस ढंग के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है प्रॉब्लम्स के, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो के बनाए गए वो प्रीवियस ईयर्स में 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन के अलावा नीट, IIT JEE में या अदर +2 लेवल के इंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।